प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे गए प्रश्न पत्र क्लास 10 इंग्लिश का सेट नंबर 3 और जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 817 डीजे को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में दिया हुआ है पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक। ये अनसीन पैसेज को यहाँ पर रीड करना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुन करके इस पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, इस अनसीन पैसेज को आप एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के पश्चात ये क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है, लिखा है कि द ऑथर फेल्ट सैड, यानी कि लेखक सैड फील कर रहा था अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ का मतलब उसका जो जीवन था, जितने भी वर्ष का रहा हो, तो उसके जीवन का आधा वर्ष जो बाद वाला हाफ पार्ट ऑफ लाइफ था, तो अपने जीवन के बाद वाले आधे हिस्से में वह दुखी महसूस कर रहा था। बिकॉज, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है कि ही वॉज नोस्टाल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन को लेकर के नोस्टाल्जिक था, यानी कि सैड था। सेकंड ऑप्शन दिया है कि द वर्ल्ड हैड नॉट बिकम प्रॉस्परस, दुनिया संपन्न नहीं हुई थी। सी ऑप्शन दिया है कि द ऑथर हैड नॉट वन एनी फर्दर विक्ट्रीज, लेखक आगे कोई युद्ध नहीं जीत सका। और डी ऑप्शन दिया है कि द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब्ड, दुनिया कष्टदायक रूप में डिस्टर्ब्ड थी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, उस समय के दौरान। अब इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर छिपा हुआ है, ये फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। अब हम फर्स्ट लाइन का अर्थ देखते हैं कि द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ। देखिए, ये जो इस पैसेज का राइटर है, उसका जीवन और उसके जीवन का लास्ट हाफ, बाद वाला आधा पार्ट जो था, वो स्पेंट हुआ, व्यतीत हुआ वन ऑफ दोज इपोक्स, पेनफुल इपोक्स, यहाँ पर लिखा है पेनफुल इपोक्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी मानव के इतिहास में एक कष्टदायक युग के रूप में व्यतीत हुआ। तो यहाँ पर देखिए पेनफुल शब्द आया हुआ है और आपके ऑप्शन में यहाँ पर पेनफुली आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ पूछा है, बताया है, और क्वेश्चन भी यहाँ किया है कि द ऑथर फेल्ट सैड, लेखक दुखी महसूस किया अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ, सेम चीज है। द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का अंतिम आधा हिस्सा, यहाँ लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ, उसके जीवन का लास्ट हाफ। तो यहाँ पर दिया है पेनफुल इपोक ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो यहाँ पर उसका आंसर ये होगा कि द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट। देखिए, सेकंड लाइन यहाँ से स्टार्ट है आपका, वेयर पास्ट विक्ट्रीज, यानी कि जो अतीत में विजय प्राप्त किया, which seemed to be definitive, जिसे डेफिनेटिव प्रतीत होता था, उसका युद्ध डेफिनेटिव प्रतीत होता था, लेकिन वो डेफिनेटिव था नहीं, वो था क्या, टेम्पोरेरी था और स्थायी था। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर इसी सेकंड लाइन में खोजेंगे। देखिए, जो पास्ट विक्ट्रीज थी डेफिनेटिव नहीं थी, टेम्पोरेरी थी। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट ब्रॉट परमानेंट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये नहीं है, सेकंड लाइन में इसका जिक्र नहीं है। इंडेड क्रुअल्टी टिरेनी एंड इनजस्टिस, ये देखिए क्रुअल्टी टिरेनी इनजस्टिस पैसेज में दिया है लेकिन लास्ट में दिया है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट की बात हो रही है, और विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट विक्ट्रीज यहाँ सेकंड लाइन में है, तो इसका आंसर सेकंड लाइन में ही होगा। अच्छा, तो सेकंड बी वाला भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सी है प्रूव्ड टू बी टेम्पोरेरी इवेंट्स। देखिए टेम्पोरेरी शब्द आया हुआ है ना, और ये टेम्पोरेरी शब्द आया हुआ सेकंड लाइन में, तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टेम्पोरेरी।
क्वेश्चन नंबर 3 है द वर्ड डिफिनिटिव यूज्ड इन द पैसेज मीन्स। अब यहाँ पर इस पैसेज में जो डिफिनिटिव शब्द को प्रयोग किया गया है इसका मीनिंग पूछ रहा है कि डिफिनिटिव वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो पास्ट विक्ट्रीज है, पोएट लिखा है कि राइटर ने लिखा है कि पास्ट विक्ट्रीज जो कि डेफिनेटिव प्रतीत होती थी, डेफिनिट निश्चित प्रतीत होती थी, लेकिन वो टेम्पोरेरी हो गई, यानी कि अस्थायी हो गई। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि डेफिनेटिव का मीनिंग ऑप्शन ए दिया है डिफाइंड, बी फाइनल, सी टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि डेफिनेटिव का उल्टा टेम्पोरेरी है, तो इनकम्प्लीट भी नहीं होगा, ये और ये दोनों नहीं होगा। तो डेफिनेटिव का जो मीनिंग होगा ना वो ऑप्शन बी होगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि ग्रामर सेक्शन का आपका है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ये आपका प्रीपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आई एम प्राउड, प्राउड शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ऑफ आता है। इसको याद कर लीजिए आप, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। क्वेश्चन नंबर 5 है रीअरेंजमेंट है आपका, यहाँ इसको रीअरेंज करना है। देखिए क्रो लिखा हुआ है, क्लेवर लिखा है, इज लिखा है, ए वेरी द बर्ड, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट खोजिए आप, उसके बाद वर्ब खोजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट खोजिए। देखिए जहां तक वर्ब की बात है तो वर्ब आपका इज है, ठीक है, और वर्ब मिल गया। सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट क्या होगा आपका? सब्जेक्ट होगा द क्रो, द क्रो इज, द क्रो इज ए। तब देखिए किसमें लिखा है द क्रो इज ए? द वेरी लिखा है, द बर्ड लिखा है, द क्रो इज ए अ बर्ड, तो ये द क्रो इज ए। मैंने जो सब्जेक्ट खोजा है, वर्ब खोजा है, तो ये मिल गया हमारा द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देखिए लिखा है नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, उसके बाद गैप दिया है ही वेंट आउट। और ये इसको आपको याद कर लीजिए कि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। नो सूनर के साथ किसका प्रयोग होता है? देन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? देन भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। और ये देखिए ई आई ई, इस पर बेस्ड स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। और इस तरह का क्वेश्चन पिछले सेट में मैं सॉल्व कर चुका हूं कि जब सी आता है तो ई आई आता है, ये करेक्ट है। सी आता है तो ई आई आता है, ये भी करेक्ट है। और इसमें देखिए सी नहीं है तो आई ई आया हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। और इसमें भी सी नहीं आया है तो ये आई ई आना चाहिए था। यहाँ पर क्या दिया है? ई आई दिया है। इस चीज को ध्यान दीजिए, एक बार पुनः देख लीजिए। सी है ना, सी के बाद ई आई आया हुआ है। यहाँ देखिए सी के बाद ई आई आया हुआ है, लेकिन जब इसमें सी नहीं है तो आई ई है, उल्टा दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर भी आई ई आना चाहिए था, तो 7वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक वाक्यांश के लिए एक शब्द टाइप का क्वेश्चन है कि वन हु इज कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है। तो जो बोल नहीं सकता है उसे डेफ कहते हैं, डम्ब कहते हैं, विजनलेस कहते हैं, लेम कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? डम्ब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आपका प्रोज का पैसेज दिया हुआ है और उसी पैसेज पर ये बेस्ड है। अब इस पैसेज को आप एक बार रीड कर लीजिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुन करके इस कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करिए। यहाँ पर लिखा है द टाउन वाज डैश फ्रॉम बल्लीज विलेज। देखिए यहाँ पर लिखा है द टाउन वाज 6 माइल्स, तो इसमें छोड़ा क्या है? 6 माइल्स छोड़ा है। द टाउन वाज यहाँ लिखा है, द टाउन वाज यहाँ लिखा है, और फ्रॉम हर विलेज फ्रॉम बल्लीज विलेज लिखा है, तो 6 माइल्स इसका छोड़ दिया है। तो इसको जो कंप्लीट करेंगे तो 10 माइल्स, 5 माइल्स, 6 माइल्स, वेरी नियर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माइल्स।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि द फेयर ऑफ द बस वाज, यानी बस का किराया कितना था, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है द फेयर वाज 30 पैसे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 पैसे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और 13 ये तीन क्वेश्चन आपका प्रोज पर ही बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। तो ये पूछा है कि साउथ अफ्रीका में ये डेमोक्रेसी इलेक्शंस पहली बार कब हुए थे, 1990 में, 1950 में, 1994 में, 1984 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1994 में। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए, लेंचो ने गॉड से कितने पैसे मांगे थे, 100 मांगा था। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 100 पेसोस। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बल्ली वाज डैश ईयर ओल्ड गर्ल, बल्ली कितने साल की लड़की थी, 10, 7, 8 साल की थी, तो बल्ली वाज 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपका ये पोएट्री का एक स्टेंजा दिया हुआ है कि ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। ये क्वेश्चन पूछा है कि ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ये जो ऊपर का स्टेंजा लिया गया है इसका पोएट कौन है, तो ये इसका पोएट जो है वाल्ट विटमैन है, लेजली नोरिस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबिन क्लीन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लेजली नोरिस। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, ये जो स्टेंजा आपका लिया गया है इस पोएम का टाइटल क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अ टाइगर इन द जू से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अ टाइगर इन द जू। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। अब यहाँ से 16 और से लेकर के 20 तक का आपका क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर पर बेस्ड है और 16वां क्वेश्चन दिया है कि द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट नामक लेसन का राइटर कौन है, तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, रिचर्ड इब्राइट है, सिनक्लियर लेविस है, रस्किन बॉन्ड है। तो करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। क्वेश्चन नंबर 17 है रामलाल इल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी, राधा, रेखा, सुलेखा, कमला। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि रामलाल की सबसे बड़ी बेटी का नाम था राधा और दूसरे नंबर की बेटी का नाम था मंगला, तीसरे नंबर की बेटी का नाम था चंपा और चौथी बेटी जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था भोली। एक बार फिर से याद कर लीजिए, सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था राधा, दूसरे नंबर की बेटी का नाम क्या था मंगला, तीसरे नंबर की बेटी का नाम क्या था चंपा और सबसे छोटी और चौथे नंबर की बेटी थी भोली। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी बेटी थी, कलेक्टर रामलाल की, तहसीलदार रामलाल की, इंस्पेक्टर रामलाल की या नंबरदार रामलाल की। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नंबरदार रामलाल। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी, मलेरिया थी, मालन्यूट्रिशन कुपोषण था, फीवर था या वोमिटिंग था, उल्टी होते उल्टी वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, क्योंकि वो अधिक भोजन कर लेता था जिसकी वजह से वो वोमिट करता था। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि मिसेस पंफ्री वाज अ, तो ये पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, रिच लेडी थी, जेंटल लेडी थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मिसेस पंफ्री वाज ए रिच लेडी। अभी तक आपने देखा कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि जिसका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। अब यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है और पार्ट बी आपको आपकी आंसर बुक पर ये इसका आंसर देना है। तो पार्ट बी 4 सेक्शन में होता है, पहला सेक्शन रीडिंग होता है, दूसरा राइटिंग, तीसरा ग्रामर, चौथा लिटरेचर। तो यहाँ रीडिंग सेक्शन जो है 7 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में आपके और ये एक अनसीन पैसेज दिया रहता है। यहाँ से देखिए अ पुअर वोमेन वंस केम टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर। तो इस तरीके से ये पैसेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पैसेज दिया हुआ है। तो ये अनसीन पैसेज है, आपके सिलेबस में नहीं है, अनसीन पैसेज होता है, बाहर से आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो ये दिया है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पुअर वोमेन गो टू बुद्धा। एक गरीब महिला है, यहाँ पर लिखा है पुअर वोमेन, यानी कि एक गरीब महिला गो टू बुद्धा, बुद्धा के पास क्यों जाती है। तो इसका आंसर फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि ए पुअर वोमेन वंस केम टू बुद्धा। मिला ना आंसर आपको।
एक गरीब महिला बुद्धा के पास क्यों गई? इसका आंसर यहाँ है कि एक गरीब महिला वंस केम टू बुद्धा, महात्मा बुद्ध के पास आई, टू आस्क हिम, उनसे मांगने के लिए, वेदर की ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन, कि क्या उसे कोई वो दवाई दे सकते हैं, टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, जिससे कि उसका मृतक बच्चा जीवित हो सके। तो ये क्वेश्चन नंबर ए जो दिया है कि व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा, गरीब महिला बुद्धा के पास क्यों गई? तो गरीब महिला महात्मा बुद्ध के पास गई और उनसे यह मांगी कि क्या उनके पास कोई दवा है, मेडिसिन है, जिससे उनका डेड चाइल्ड यानी कि मृतक बच्चा को जीवन प्राप्त हो सकता है। तो ये ए का करेक्ट आंसर यहां से लेकर के यहां तक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए कि व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, ये जो पवित्र आदमी था उसने उस महिला से क्या कहा? तो इसका आंसर यहां से देखिए, इस उसी के जस्ट बाद दिया है कि द होली मैन, क्योंकि प्रश्न में भी आपका होली मैन लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है होली मैन, तो इसका आंसर आप यहीं से लिख सकते हैं कि द होली मैन टच्ड बाय ग्रेट सारो ऑफ द वुमेन, उस महिला के दुख से एकदम प्रभावित हो गया। टोल्ड हर, उसने उसको बताया दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, कि उसके पास केवल एक दवाई है, विच कुड रिवाइव हर सन, जो कि उसके बेटे को रिवाइव कर सकता है। ही बेड हर, उसने उसे आदेश दिया, ब्रिंग हिम ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि वह एक मुट्ठी सरसों का बीज लाए, फ्रॉम ए हाउस, एक ऐसे घर से, वेयर डेथ हैड नेवर एंटर्ड, जहां पर मृत्यु कभी प्रवेश नहीं किया है। तो बी का आंसर यहां से द होली मैन से लेकर के यहां से तक आप लिखिए और ये हो जाएगा आंसर आपका, 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। और सी क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट वर द सैड रिप्लाई दैट पीपुल गेव हर, अब यहाँ पर जब वह महिला गांव में लोगों के पास जाती है तो वो कौन कौन सा सैड रिप्लाई देते हैं, और पीपुल गेव हर, कौन कौन सा लोग जो है उसे ये सैड रिप्लाईज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसको दिया है कि द सारोइंग मदर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, इसका जस्ट आंसर यहाँ से दिया हुआ है कि जो वो दुखी माँ थी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वो एक डोर से दूसरी डोर के पास गई, सीकिंग द मस्टर्ड सीड, वो सरसों का बीज मांगती रही, बट एवरी डोर सी मेट विद सैड रिप्लाईज, लेकिन हर डोर पर उसे सैड रिप्लाईज मिलता था, दुखद आंसर मिलता था। वन सेड, एक ने कहा कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, कि मेरा पति खो गया है। अनदर सेड, दूसरे ने कहा कि आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, कि मेरा सबसे छोटा बच्चा पिछले साल मर गया। तो उसका आंसर यहाँ तक होगा, यहाँ द सारोइंग मदर से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ देखिए आप कितना इजीली जो है कि 2-2 नंबर का, ये 3-6 नंबर का तीनों क्वेश्चन आपको मिल गया। और यदि आपको समस्या होगी तो क्वेश्चन नंबर डी में समस्या होगी, जो कि 1 नंबर का है। और इसी में विशेष ध्यान देने की बात है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली। अब इसमें पूछा है कि पैसेज में किस शब्द का अर्थ है सॉफ्टली। सॉफ्टली का अर्थ सबसे पहले जानिए, क्योंकि ये ly लगा हुआ है, ये एडवर्ब है, तो सॉफ्टली, टेंडरली, सॉफ्टली, टेंडरली, आंसर मिल गया ना। सॉफ्टली का मतलब कोमलता पूर्वक, टेंडरली का मतलब कोमलता पूर्वक। तो ये इसको आप लिख दीजिए सॉफ्टली डैश, फिर उसके बाद टेंडरली लिख दीजिए, TENDER, ये हो गया। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप ये पार्ट बी का जो रीडिंग सेक्शन है आपने 7 नंबर का क्वेश्चन पेपर का। इसके बाद देखिए राइटिंग सेक्शन दिया हुआ है। अब राइटिंग सेक्शन की तैयारी कर लीजिएगा, जिसमें आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना है और रिपोर्ट और आर्टिकल लिखना है। चौथा क्वेश्चन आपका ये ग्रामर का है, यहाँ से ग्रामर इस सेक्शन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये चौथा का ये दिया है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग, ये लिखा है कि राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग। तो ये चौथा का ए है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्वेश्चन आंसर 4, और चूंकि मैं ए को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पर सेड और टू को किस में बदलेंगे आप, आस्क्ड में बदलेंगे। तो इसका हो जाएगा राम, और सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, हिज फ्रेंड हो जाएगा, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब देखिए ये यस नो टाइप नहीं है, WH टाइप है, तो WH टाइप है तो इसमें इफ का प्रयोग नहीं होगा। तो ये वेयर शब्द जो है उसी को यहाँ पर लिख दीजिए, वेयर, ये आपका कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। अब ये आर और यू दोनों अपना स्थान बदलेंगे,
यू बदलेगा फ्रेंड के अनुसार, तो फ्रेंड के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा ही, और आर का क्या हो जाएगा वाज, वेयर ही वाज, और इसके बाद क्या हो जाएगा गोइंग, वेयर ही वाज गोइंग। तो ये बन गया इस तरीके से, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वाज गोइंग। बी क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ही डिड नॉट हेल्प मी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही डिड नॉट हेल्प मी, एक बार मैं इसको लिख देता हूं, ही डिड नॉट हेल्प मी। देखिए डिड नॉट हेल्प ये आपका वर्ब सेक्शन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये डिड नॉट कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब मी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा आई, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। डिड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाज, और नॉट को सॉल्व करेंगे तो नॉट का नॉट ही रहेगा, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प्ड, और जब ही लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा बाई हिम, आई बाई हिम। मी चला आया फर्स्ट में सब्जेक्ट में आई हो गया, और ही चला गया लास्ट में बाई हिम, और डिड नॉट हेल्प का बदल गया वाज नॉट हेल्प्ड, डिड नॉट हेल्प वाज नॉट हेल्प्ड, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। चौथा का सी क्वेश्चन है पंचुएट द फॉलोइंग, इसको पंचुएट करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, तो इसको पंचुएट करना है, तो इसमें कहाँ पर कैपिटल लेटर रहेगा, कहाँ पर स्मॉल लेटर, कहाँ पर कामा रहेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर टी को इस्तेमाल किया है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे द का टी बड़ा कर दिया। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इसको जस का तस उतारिए, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने विद्यार्थियों से कहा। अब क्या कहा, जो भी बात कहा उसको हम यहाँ कामा डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। अब इसके बाद यह है डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, तो लिखा है ना, तो डू नॉट प्लग द फ्लावर्स है, तो यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, ये फुल स्टॉप देंगे, चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा चेंज कर देंगे। अब इसको पंचुएट करने में आपने क्या क्या चेंज किया उसको देखिए। सबसे पहले द का टी कैपिटल किया, उसके बाद पूरा जस का तस उतारा है, फिर कामा दिया यहाँ पर, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लिया, फिर डोंट का डू कैपिटल लेटर लिखा, फिर उसके बाद पूरा जस का तस उतारा, लास्ट में फुल स्टॉप दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज किया। तो इस तरीके से पंचुएट करके आप इसको इस पर 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चौथा का डी है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अर्थात यहाँ पर एक आपको एक स्टोरी दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो लिखा है कि कल मैं बाजार जा रहा था, तो देखिए इसमें कल सबसे पहले लिखा है, तो मैं का आई हो गया, बाजार का मार्केट हो गया, जा रहा का मतलब गोइंग हो गया, था का हो गया वाज। तो इसका बनाइए कि आई वाज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, ये बन गया आपका कल मैं बाजार जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, या अगर आपको लग रहा है कि यस्टरडे पहले लिखना चाहिए तो यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया कि आई वॉज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस दिया है कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति किससे मिला, मुझसे मिला, तो इसका बनाइए कि आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब रास्ते में, आई मेट एन ओल्ड मैन, और उसके बाद सेंटेंस दिया है कि वह धीरे धीरे चल रहा था, तो वह धीरे धीरे चल रहा था, तो वह का क्या हो जाएगा ही वाज चल रहा था वॉकिंग,
वॉक माने चलना, और धीरे धीरे का क्या हो जाएगा, स्लोवली, ही वॉज वॉकिंग स्लोवली। और उसके बाद दिया है उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। तो उसे देखकर, ये देखिए जब कर लगा रहता है तो वो पार्टिसिपल होता है, और उसका निर्माण कैसे होता है, देख में देख माने किसके माने देखना होता है, सी होता है, और देखना, देखना सी देखना, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो कर का मीनिंग हो जाएगा। तो उसे देख कर क्या हो जाएगा, सीइंग हिम, उसे देख कर का क्या हो जाएगा, सीइंग हिम, उसे देख कर कामा। मुझे दया आ गई, मुझे का क्या होगा, आई फेल्ट पीटी, पीटी माने दया, आई फेल्ट पीटी, सीइंग हिम उसे देखकर, आई फेल्ट पीटी, और मैंने उसकी सहायता की, एंड आई हेल्प्ड हिम। इस तरीके से ट्रांसलेशन बन गया कि आई वॉज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, कल मैं बाजार जा रहा था। आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। ही वॉज वॉकिंग स्लोली, वह धीरे धीरे चल रहा था। सीइंग हिम उसे देखकर, आई फेल्ट पीटी मुझे दया आ गई, एंड आई हेल्प्ड हिम और मैंने उसकी मदद किया। तो इस प्रकार ये ग्रामर सेक्शन मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आगे का जो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है इसको आप देख लीजिए।